सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर एंड डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप एंड विजिट सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट। सारी इन्फॉर्मेशन होगी, ऐप में क्लासेस आप कर सकते हैं एंड वेबसाइट में सारी जानकारी आपको दे रखी है। आज का जो सेशन है, और जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे द्वारा भी थोड़ा आपके लिए मेहनत की जा रही है और ऐसे PDF मैं आपको बना के दे रहा हूँ जिससे आपका डबल काम ना हो और आपका समय बच सके। आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, समय नहीं होगा नोट्स प्रिपेयर करने के लिए, तो एक प्रॉपर मतलब ये जो फॉर्मेट है आप अपने फ़ोन पे रख सकते हैं। और हाँ, ये मैं ज़रूर से आपको सजेस्ट करूँगा, इसमें आपको प्रिंट आउट लेना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत सारा हो जाता है। इट्स बेटर कि आप उसको नोट्स के फॉर्म में यूज़ करें, इट्स विल बी बेटर। हिंदू सेशन के अंदर जैसा मैंने आपको कहा कि PDF आपको इस फॉर्मेट में दिया जा रहा है, तो आप लोग अपना जो है रिवीजन करें। आज के जो टॉपिक्स हैं उनको शुरू करते हैं। सो लेट्स सी द टॉपिक्स एक एक करके। जो है पहला टॉपिक है दैट इज़ द गिनिया वॉर्म करके एक टॉपिक आपका बन जाता है। ये आपका पब्लिश हुआ है, अगर आप साइंस वाले पेज में देखोगे। सो देयर दिस टॉपिक कॉल्ड एज गिनिया वॉर्म। तो ये टॉपिक एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। सो गिनिया वॉर्म की बात करें तो ये क्या है, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज? इट सिंपली मीन्स जनरली ऐसी बीमारियां होती हैं जिन पर इतना ध्यान दिया नहीं जाता है। और मेनली जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं, द कंट्रीज़ विच आर प्रेजेंट इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन के बीच में जो देश प्रेजेंट है, वहाँ पे देखने पड़ते जो खास तौर से जिनकी कंडीशंस इतनी इकोनॉमिकली अच्छी नहीं, अफ्रीकन देश की अगर हम बात करें। ये जो गिनिया वॉर्म डिजीज़ है, दिस इज़ अगेन इट्स अ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ और एक पैरासाइट से होता है जिसका नाम है ड्रैकुनक्यूलस मेडिनेंसिस, नाम इसका रखा गया है, ठीक है। इट इज कॉज्ड बाय दिस पैरासाइट कॉल्ड एज ड्रैकुनक्यूलस मेडिनेंसिस। ये शब्द इसके लिए इस्तेमाल किया गया। पैरासाइट क्या होता है? जो दूसरे जीव में प्रेजेंट होगा, मतलब कोई इसके लिए होस्ट होगा, उसमें ये पैरासाइट आपका प्रेजेंट होता है। और मेनली जो रिमोट पार्ट है अफ्रीका के, जहाँ पे साफ पानी नहीं है, जहाँ पे आपका साफ पानी नहीं है वहाँ पे ये बीमारी ज़्यादा तेज़ी से आपकी स्प्रेड हो रही है। एंड ये जो बीमारी है, इसमें एक फैक्ट आपको याद रखना, ना इसमें वैक्सीन की बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है, मतलब वैक्सीन की अवेलेबिलिटी नहीं है, प्लस जो दवा है दैट इज़ ऑल्सो नॉट देयर। ये एक मैटर ऑफ कंसर्न हो जाती है। काफ़ी स्थिति इसमें अच्छी नहीं रहती है, मतलब ये ऐसे पूरे पैर को डैमेज कर सकता है और ये पैरासाइट अंदर जाके काफ़ी चीज़ें कॉज कर सकता है। पैरासाइट जैसे हम देख लाइक वी टॉक अबाउट, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर फीड भी करता है। और अगर पानी साफ नहीं है तो ये जो पैरासाइट है, इसके जो ये पैरासाइट वी कैन से कि दिस इज स्प्रेड बाय ड्रिंकिंग वाटर, जिसमें ये जो वॉर्म्स होते हैं, इन वॉर्म्स के जो वॉर्म्स हैं, ये वॉर्म के लार्वा प्रेजेंट होते हैं। आपने पानी पिया तो वो वॉर्म एक प्रकार से अंदर चला गया, उसी के अंदर वो पैरासाइट होता है जो कि ये बीमारी आपका कॉज कर सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ यू सी हियर, तो ये कुछ इस तरीके से एंटर करता है शरीर के अंदर और ये इसकी साइज़ भी काफ़ी बड़ी होती है। अगर जैसे मान लो किसी भी तरीके से कहीं स्पेस है तो ये आपका ऐसा इन्फेक्ट कर सकता है ना। और फिर फर्दर ये मल्टीप्लाई करेगा, अपने लार्वा को स्प्रेड करेगा और ये पूरे शरीर में फिर फैल जाता है। और हमारा जो पूरा जो पेट है और ये सबको भी काफ़ी हद तक अफेक्ट कर सकता है। तो इसके पीछे जो रीज़न हाईलाइट किया गया है ना, कि अगर पानी साफ़ नहीं है उसकी वजह से ये वॉर्म शरीर के अंदर जा सकता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब अफ्रीका में काफ़ी केसेस चल रहे हैं इसके कंटेक्स्ट में, एंड इवन द स्टेप आर बीइंग टेकन बाय, है ना, जो स्टेप्स हैं वो स्टेप्स आपके लिए जा रहे हैं। द स्टेप्स आर बीइंग टेकन वी कैन से बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इस कंटेक्स्ट में आपका स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। एडिटोरियल के अंदर ये टॉपिक पब्लिश हुआ है एंड दिस इज द इंडिया टॉपिक 2, इंडिया UK रिलेशनशिप। और इस पर ही मैंने एक मेंस का प्रश्न आपके लिए बनाया कि जो भी भारत या आप कह रहे हैं विश्व के अंदर जो रिश्ते हैं आज के समय में, उसके जो बेसिस हैं उसमें बदलाव बहुत अधिक देखने को मिल रहा है। और बदलाव की बात अगर की जाए तो उसमें जो मतलब रिश्ते बनाने के जो बेसिस हो सकते हैं, सिक्योरिटी कंटेक्स्ट हो गया, मैरिटाइम एस्पेक्ट हो गया, समुद्री लेवल पे देखा जाए, क्योंकि देखो आज के समय में जो व्यापार है, अगर हम व्यापार करना चाहते हैं, अगर भारत से लेके UK तक का व्यापार है तो समुद्र से कनेक्टेड है और वो रास्ता जो है रेड सी से होता हुआ, है ना। जैसे अगर मैं आपको मैप में दिखाने का प्रयास करूं तो यू विल फाइंड दिस थिंग कि जैसे लाइक इफ़ यू सी हियर, तो यहाँ पे आपका ये जो रूट है इस टाइप से, तो अगर कोई रास्ता मूव करेगा तो ये किस तरीके से जाता है, ये कुछ इस तरीके से जाएगा, रेड सी से होते हुए, स्वेज कनाल से होते हुए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। अभी हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया कि भारत के अगर लाइक वी हैव डिस्कस फ्यू डेज बैक
कि अभी है ना, लाइक वी हैव डिस्कस फ्यू डेज बैक, तो यहाँ पे पहली चीज़ जो हमने देखा कि ग्रीस और भारत का जो रिश्ता है उस पर भी वी हैव सेड कि मेडिटेरेनियन और इंडियन ओशन रीजन दोनों की कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आगे जाता है इधर। अगर आप देखोगे तो यहीं पे एक कैनाल है जिसे हम स्वेस कैनाल शब्द यूज़ करते हैं, यहाँ पे एक समुद्र है जिसे हम रेड सी बोलते हैं, और ये जो रेड सी है, मतलब थोड़ा अंदर जाओगे इधर अगर आप देखोगे तो ये गल्फ ऑफ एडन बोलते हैं। अब इसी रास्ते में ही हाउतीज़ बैठे हुए हैं और वो हमला कर रहे हैं, लगातार जो है वो हमला करते हैं, तो ये पूरा ट्रेड अफेक्ट होता है। तो ये आगे है, तो यहाँ पे कहा गया कि देखो इवन यूके और इंडिया के रिश्ते की बात करो, और अगर हम बात करते हैं व्यापार की, इफ़ यू टॉक अबाउट द ट्रेड, तो ट्रेड के लिए ज़रूरी है कि दोनों देशों के बीच में कनेक्टिविटी हो। तो कहा गया देखो समुद्र जो है ना, ऐसा नहीं कि हमको दूर करता है, बट ये क्या कर रहा है, एक एक्ट कर रहा है ब्रिज के रूप में काम कर रहा है जो देशों को कनेक्ट कर रहा है। बट ज़रूरी क्या है कि यहाँ पे वी हैव टू प्रमोट द मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्ट। जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है वो हमें थोड़ा सा, समुद्र की जो सिक्योरिटी है दैट हैज़ टू बी प्रमोटेड, देन ओनली थिंग्स कैन इम्प्रूव। तो ये इंडिया यूके रिलेशनशिप जब हम बात करते हैं तो उसमें दीज थिंग्स हैव बीन हाईलाइटेड। सो इफ़ यू टॉक अबाउट दिस, लाइक है ना, मतलब देखा जाए तो यहाँ पे कहा गया कि जो ओशियंस हैं दे आर द ग्लोबल कॉमन्स। व्हेन यू टॉक अबाउट द ओशियंस दे आर द ग्रेट ग्लोबल कॉमन्स। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेट कॉमन्स, ग्लोबल कॉमन? ग्लोबल कॉमन का मतलब हो गया कि ऐसा रिसोर्स जिसमें सभी का हक है, ऐसा नहीं कोई मना कर सकता है, जैसे पानी है, हवा है, ठीक है, स्पेस है। तो अभी स्पेस तो ग्लोबल कॉमन है, बाद में मे बी ना रहे, तो ये सब क्या, दे आर कंसिडर्ड एज अ ग्लोबल कॉमन। सो अगर ट्रेड होता है, फूड है या फिर गुड्स हैं, तो यहाँ पे ज़रूरी है कि इसमें अगर व्यापार होता है तो इससे हमारे दोनों ही देश अगर देखे जाएँ तो उसकी प्रॉस्पेरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल जो ट्रेड है उसमें मैरीटाइम रूट, समुद्री रास्ता बहुत मैटर करता है। लेकिन आज के समय में जो एक मैटर ऑफ कंसर्न हो गया है वो यही हो गया है कि क्योंकि मैरीटाइम जो समुद्री रास्ते हैं इन पर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं रिलायंस होने की वजह से, है ना, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ शिप्स मूव करती हैं, इवन अगर आप कनेक्टिविटी पर भी जाओगे ना, इफ़ यू टॉक अबाउट द कनेक्टिविटी मतलब जैसे अगर इंटरनेट की कनेक्टिविटी ले लो, है ना, तो जो कनेक्ट, तो उसमें जो ये सी केबल्स हैं, सी केबल समुद्र के रास्ते से होकर जाती है। इवन फॉर द डिजिटल कनेक्टिविटी ये ज़रूरी है कि जो समुद्र है उसकी इंपॉर्टेंस बनी रहती है और उसको हम सिक्योर रखें, ऐसा हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो मैरीटाइम एरिया है वो सिर्फ ऐसा नहीं कि इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर फिजिकल कनेक्टिविटी, कि आपकी जहाज है, वो शिप है, वो दैट शिप इज़ मूविंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। रादर वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इवन फॉर द डिजिटल कनेक्टिविटी इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो जो केबल्स होती हैं कनेक्टिविटी के लिए दैट आर ऑल्सो लाइक वो समुद्र के नीचे से ही होकर आपका जाता है। तो ग्लोबल लाइफ लाइन्स जो है गुड्स और रिसोर्सेज की है वो समुद्र के रास्ते से ही होकर जाती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इवन इफ़ यू टॉक अबाउट द ग्लोबलाइजेशन पार्ट, तो यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन में एक बहुत बेसिक जो एक रिक्वायरमेंट है दैट इज़ द इंटीग्रेशन बिटवीन द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन देश का, और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन विदाउट कनेक्टिविटी स्टैब्लिश नहीं हो सकता है। एंड दैट कनेक्टिविटी इज़ बेसिकली डिपेंडेंट ऑन दीज ओशियंस, समुद्र पर काफ़ी निर्भर आपका करता है। बट ये जो कनेक्टिविटी होना चाहिए, ये यहाँ पे क्या रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर होगा तभी चीज़ें होंगी। व्हाट डू यू मीन बाय रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर? इट मीन्स जो भी चीज़ें रन हो दैट हैज़ टू बी एज पर द इंटरनेशनल लॉ कन्वेंशन। अगर मान लो कोई जहाज़ जा रहा है, अब उसको किसी ने, मान लो पायरेट्स ने पकड़ लिया, मूवमेंट अफेक्ट हो रहा है, कुछ देशों को अलाउ किया जा रहा है, उसको नहीं किया, तो दिस इज़ नॉट अ रूल बेस्ड लॉ। जो कहता है, जैसे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी 1982 जो हाईलाइट करता है, दैट हैज़ टू बी रिस्पेक्टेड। तो अगर हमें ये देखना है, वी आर टॉकिंग अबाउट कि समुद्र जो है वो एक बहुत बड़ा बेसिस है विश्व की कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करने के लिए, बट वो तभी हो पाएगा व्हेन वी फोकस कि हम जो इंटरनेशनल लॉ है समुद्र में मूव करने का, जो आप कह सकते हैं कि नेविगेशन है वो इजीली हो सके आसानी से, दैट हैज़ टू बी रूल बेस्ड ऑल्सो, जो इंटरनेशनल लॉ उसके माध्यम से। लेकिन अभी जिस तरीके का थ्रेट ब्लैक सी, रेड सी, साउथ चाइना सी में देखने को मिल रहा है, तो ये हाईलाइट किया जा रहा है कि बिकॉज ऑफ द एग्रेशन ऑफ चाइना और सम नॉन स्टेट एक्टर्स, और जैसे हाउतीज़ जो रिबेल्स हैं वो हमला कर रहे हैं आज के समय में, समुद्र पे युद्ध चल रहा है, तो बहुत सारी ऐसी स्थिति है जिसकी वजह से ये जो रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर मेंटेन करना और अधिक ज़रूरत बन जाती है, और उसके लिए कोऑपरेशन मैटर करता है। और इसमें इंडिया, जो कि इंडियन ओशन रीजन, और अगर यूके की बात करें तो उनके बीच एक ये बेसिस बन जाता है एक अपने रिश्ते को डेवलप करने का। तो यूके है, यूएस है, इन्होंने ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन भी रन किया है, जिससे कि जो शिपिंग है उसको आसानी से
जो शिपिंग है उसको की जा सके, ख़ास तौर से लाइक रेड सी, गल्फ ऑफ एडन, इस रास्ते से बात करें। हाउतीज़ जो रिबेल्स हैं, उन हाउतीज़ जो अटैक है, उन अटैक को है ना, जो जिसकी वजह से जो डेंजर आ रहा है हाउतीज़ अटैक की वजह से, तो उस चीज़ को देखा जा सके। जो डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की बात करें तो यहाँ भी काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। तो डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप मतलब बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स, खासतौर से सबमरीन के केस में यूनाइटेड किंगडम बहुत अच्छा है, तो उसमें भी हम लोग पार्टनरशिप बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे भी आर ऑल्सो है ना, उसमें हम इलेक्ट्रिक वारशिप प्रोपल्शन, उसके बाद जेट इंजन है ना, बहुत सारे जेट इंजन्स हैं, इवन सबमरीन से रिलेटेड हाई टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, तो ये यूके हमारे साथ शेयर कर सकता है। तो एक तो सिक्योरिटी, दूसरा डिफेंस, ये एक बेसिस इंडिया और यूके रिलेशन में एक अच्छा पॉइंट आपका फ्रेम हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं टॉपिक। नेक्स्ट अगर आप एडिटोरियल का एक पेज देखोगे, कॉलम से रिलेटेड है, दैट इज द रेगुलेशन ऑफ द स्पेस सेक्टर। रेगुलेशन ऑफ द स्पेस सेक्टर। देखो स्पेस जो है, जो आपका स्पेस है, तो है ना, तो यहाँ पे आप देखोगे कि कभी ना कभी कोई ना कोई मिशंस लॉन्च होते रहते हैं। कभी चाइना ने कर दिया, कभी किसी ने कर दिया। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने आपको बताया, हमेशा माइंड के अंदर रखना है इस चीज़ को, कि स्पेस के पीछे जो एक ना बेसिस अगर आप देखोगे ना, तो जो अभी देश इतना जो मेहनत कर रहे हैं, तो एक तो देखो सब लोग जानते हैं एक पॉइंट को, सभी लोग, यू ऑल आर अवेयर, हम कहते हैं कि ठीक है, एक पॉइंट जो है वो है टूरिज्म का फैक्टर है, बट ये इतना अधिक नहीं है, मतलब की बात। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो रिसोर्सेस है। फिर तीसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट है टेरिटोरियल क्लेम। ये तीन बहुत मेजर पार्ट हैं। रिसोर्सेस का जैसे आप ये देखो, मान लो एस्टेरॉयड है, या है ना एस्टेरॉयड बेनू, तो एस्टेरॉयड बेनू में आपके पास रेयर अर्थ मिनरल्स प्रेजेंट है, यू हैव रेयर अर्थ मिनरल्स। उसकी तरीके से अगर आप देखोगे, है ना, तो एस्टेरॉयड बेनू हो गया, तो रेयर अर्थ मिनरल्स यहाँ प्रेजेंट है। इसी तरीके से अगर आप मून में जाओ, तो मून में आपका हीलियम प्रेजेंट है। कहा जाता है कि लगभग 40,000 ईयर्स तक अर्थ की एनर्जी नीड को पूरा किया जा सकता है, इतना आपका है ना। ऐसे ही बहुत सारे रेयर अर्थ और ये सब चीज़ें हैं। टूरिज़्म एक फैक्टर है ही, जिसमें कई प्राइवेट कंपनीज जो हैं, जैसे स्पेसएक्स काम कर रही है ना, इंडिया में भी कई जो है प्रमोट किया जा रहा है। फिर देखो ये कहा गया कि 2032 तक कुछ ट्रीटीज़ हैं वो ख़त्म होंगी, तो इस वजह से मान लो जो भी देश मान लो मून में प्रेजेंट है, मार्स में प्रेजेंट है, तो वो अपना टेरिटोरियल क्लेम करेंगे। जहाँ भी जो देश जहाँ प्रेजेंट होगा वहाँ पे अपने क्लेम को बढ़ाएगा, और अपनी जो सोवेनिटी है उस सोवेनिटी को आप कह सकते हो बियॉन्ड अर्थ लेकर चला जाएगा। ये फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं स्पेस के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो। अब देखो इंडिया को भी, अगर इफ़ यू टॉक अबाउट इंडिया, तो इंडिया के बहुत ज़रूरी है कि व्हेन यू टॉक अबाउट इंडिया, तो इंडिया में जैसे जनरली एक पहले मान लो हमारे देश में इसरो है, तो वो तो है ही, लेकिन इसके बाद भी से कि प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो कई सारे हैं, जैसे रेवेन्यू जनरेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेवेन्यू जनरेशन प्लस बहुत सारे स्टार्टअप्स आने चाहिए। स्टार्टअप्स आएंगे बहुत सारे एरिया में, जैसे मान लो जो स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं, और भी बहुत सारे एरियाज़ हैं, क्योंकि जो स्पेस टेक्नोलॉजी का कमर्शलाइजेशन हो रहा है उसमें खाली इसरो काम नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे ऐड ऑन करने के लिए आपको बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर चाहिए। तो ये स्टार्टअप्स और इन सबको प्रमोट करना बहुत मैटर कर जाता है। तो ये सब ऐसा हमें इकोसिस्टम जो है वो बनाना पड़ेगा। इस इकोसिस्टम हैज़ टू बी डेवलप्ड, ये चीज़ आपकी हाईलाइट की गई। तो स्पेस टेक्नोलॉजी और स्पेस फ्लाइट की अगर बात करें, सो स्पेस टेक्नोलॉजी एंड स्पेस फ्लाइट की मतलब पहले ही जिम्मेदारी नेशनल एजेंसीज़ की रहती थी, जैसे इसरो और इन सब की ही जिम्मेदारी आपकी बनी रहती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब प्राइवेट सेक्टर का काफ़ी अधिक पार्टिसिपेशन है, उसमें चीज़ें इनोवेशन और इस सब पे फोकस किया। इंडिया ने भी 2020 से इस पर प्रयास आपका किया है। अब इसमें हमारे पास एक जियो स्पेशल गाइडलाइंस भी हैं, प्लस इंडिया की स्पेस पॉलिसी भी है। फिर उसके बाद जैसे इंडिया नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर्स भी हैं, फिर उसका टेलीकम्युनिकेशन एक्ट भी हमने पास किया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन या फिर स्पेस सेक्टर के अंदर या जो स्पेस इकोनॉमी है ना, तो उसके लिए भारत ने क्या कदम उठाए, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। चीज़ों को फैसिलिटेट करने के लिए ये सब कदम उठाए गए हैं, जिसमें जियो स्पेशियल गाइडलाइंस लेकर आई गई है, इन स्पेस करके है इस सेंटर का गठन किया गया है, टेलीकम्युनिकेशन एक्ट में चेंजेस आपके किए गए हैं, ऐसे आपके किए गए हैं। फिर उसके बाद जैसे इंडिया टेलीग्राफ एक्ट 1885 का है, उसमें भी
सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज को प्रोवाइड करना, ये भी आपका हाईलाइट किया गया है। तो जैसे कई क्लॉजेज होते हैं ना, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, उसको काफ़ी हद तक कम किया गया है। गवर्नमेंट ने 100% एफडीआई अलाउ कर दी है कि जो भी कंपोनेंट हैं, जैसे मान लो स्पेस क्राफ्ट ऐसे कंपोनेंट्स बनाने हैं तो उसमें 100% एफडीआई किया। 75% सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग में एफडीआई अलाउ किया है। 49% लॉन्च व्हीकल्स, स्पेस पोर्ट्स और ये सब में स्पेस पोर्ट्स और दूसरे जो भी सिस्टम्स हैं उनके लिए, उनमें भी इतना जो एफडीआई है वह अलाउ की गई है। तो ये थोड़ा याद रखना है, कई बार ये इकोनॉमी का बहुत अच्छा प्रश्न बन जाता है आपका, ठीक है। और इकोनॉमी का लेक्चर मैंने सीरीज स्टार्ट की है जिसमें बेसिक टू एडवांस सारा डिस्कशन हम लोग करेंगे। पहला लेक्चर कल हुआ था, आज सेकंड लेक्चर लाइव होगा 11:45 AM को। उसका हिस्सा आप लोग जरूर से बने या उस सेशन को जरूर से देखें, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि उसमें भी एक क्विक रिविजन नोट्स भी आपको साथ में रहेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आई विल टेक अराउंड 7-8 क्लासेस। आप देखोगे उसमें 8 क्लासेस में 8 या 10 ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें आपका जो लेवल है इकोनॉमी का काफ़ी इंप्रूव हो जाए। फिर उसमें हमें कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट की चीज़ें ऐड ऑन करना सिर्फ रहेगा, तो उस काफ़ी अच्छा आपका वो हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप लोग जो है ज़रूर से उसको हिस्सा बने, ठीक है। उसको क्लासेस को लाइव जरूर से देखें, यूट्यूब के अंदर ही, इसी चैनल के अंदर है। अब बात कर लेते हैं, तो ये जैसे ये जो आपको याद रखना है, ये डेटा आपको याद होना चाहिए, कहाँ 100% अलाउड है, कहाँ 49% अलाउड है। फिर यहाँ पे सब्सटेंशियल एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से, देखो ऑटोमेटिक रूट से क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जैसे मान लो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, अगर ऑटोमेटिक रूट से नहीं होता है तो बहुत सारे ऐसे ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स बन जाते हैं कि ये फाइल पास होना, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट ऑटोमेटिक रूल्स में कुछ एरियाज आइडेंटिफाई किया हुआ जिसमें ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई को अलाउ किया गया है। तो इससे जो स्पेस इकोनॉमी में काफ़ी अधिक कंट्रीब्यूशन आपका होगा। और जो हमारी स्पेस पॉलिसी है, तो ये आपको याद रखना है, स्पेस पॉलिसी के पॉइंट्स भी आपको पता होना चाहिए। और जो हमारी स्पेस पॉलिसी है उस पर जो स्पेस इकोनॉमी है उसको कैसे इन्हांस किया जाए, इस पर हमेशा से चर्चा चली है। उसके प्रोविजंस भी अगर आप देखोगे, और इसमें जो एफडीआई है ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से, उसको भी कई एरियाज़ में अलाउ किया गया है। जैसे इन स्पेस के जो चेयरमैन है उनका कहना है कि लगभग $37.1 बिलियन स्पेस सेक्टर इतना रेज हुआ है 2021 से लेकर 23 तक। और इस क्योंकि देखो इतना बड़ा अमाउंट अगर रेज हुआ तो ये और फर्दर इंक्रीज होगा। नए इन्वेस्टमेंट इंडिया में भी आते रहेंगे, नए टैलेंट और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत आपकी पड़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूवमेंट करना, ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी और इसके लिए जो प्रयास है वो करना ज़रूरी बन जाता है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और है ना, तो सरकारें भी ह्यूमन रिसोर्स कैसे डेवलप करें, स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम कैसे लेकर आएँ, इस पर आगे करना, क्योंकि ये एरिया बहुत अधिक आगे चल के अपॉर्चुनिटीज़ इसमें जो है वो क्रिएट हो रही हैं। दूसरा, अगर हम इन स्पेस की बात करें, बार बार ये शब्द यूज़ हो रहा है, तो इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर है, ये एक ऑटोनोमस एजेंसी है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर है, मतलब और यहाँ पे जो नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं उनको सुपरवाइज करना, मतलब जैसे प्राइवेट सेक्टर ही तो नॉन गवर्नमेंट एंटिटी होगी, उनको सुपरवाइज करना, गाइडलाइंस प्रोवाइड करना। और यहाँ पे प्राइवेट इंडस्ट्री और इसरो के बीच में एक इंटरफेस का काम इन स्पेस के द्वारा किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर भोपाल और अहमदाबाद के अंदर है। तो ये फैक्ट्स थोड़ा सा इन स्पेस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, इकोनॉमी एंड ह्यूमन राइट्स के बारे में है। इसमें कुछ पॉइंट्स अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट आपका हुआ है। ये टॉपिक आप इकोनॉमी के अंदर जीएस पेपर 3 के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। ये अगर आप टेक्स्ट वाला पार्ट देखें द हिंदू के न्यूज़पेपर के अंदर, तो उसमें ये इकोनॉमी वर्सेस ह्यूमन राइट्स की चर्चा आपकी की गई है। सो व्हेन यू टॉक अबाउट द इकोनॉमी एंड ह्यूमन राइट्स की बात की जाए, देखो सबसे बड़ा जो एक हाईलाइट किया जाता है, क्योंकि देखो इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर कंपनीज ये फोकस करती है कि उन्हें कहाँ कम लेबर में चीज़ें मिल जाएं, मतलब उन्हें लेबर, चीप लेबर है ना। तो जैसे अगर इंडिया है, साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ एशिया, कहीं भी आप रीजन देखोगे तो उनके ग्रोथ का एक बड़ा फैक्टर बना है कि यूरोप से और ये सब कंपनीज यहाँ के सेटल होती हैं या आउटसोर्स चीज़ें करती हैं, क्योंकि उनको चीप लेबर मिल। जैसे आप आईटी सेक्टर में अगर कोई काम करता है तो अगर वही काम अगर वो यूएस यूरोप में कराएंगे तो उनका बहुत महंगा पड़ेगा। यहाँ से करा लेंगे तो आप मानो कि वो बहुत ही सस्ता होता है, उनके लिए 40-50 हज़ार कोई कॉस्ट ही नहीं होता। वहाँ तो कोई मेड भी काम करती है ना, जो वहाँ घरों में, उनको भी आपको 2 दिन छुट्टी देनी पड़ती है, और वो भी लाख रुपए तक सैलरी होगी इंडियन रुपीज़ के हिसाब से। तो यहाँ तो आईटी प्रोफेशनल्स को ही 50-55-60 हज़ार जनरली जो है वो मिलता है और 12 घंटे काम करते हैं। तो अब इसमें ये डिबेट भी चालू हो जाती है,
अब इसमें जैसे कहा गया, जैसे यूएस एक लॉ पास किया और उसने कहा कि जिस तरीके से ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है जीजियांग प्रोविंस में, उइगुर मुस्लिम्स के खिलाफ चाइना कर रहा है, तो एक उइगुर नाम से एक्ट जो है वो पास किया गया और उसमें कहा गया कि अगर ह्यूमन राइट वायलेशन वहाँ हो रहा है तो वहाँ से बनने वाले प्रोडक्ट को नहीं लेना चाहिए। अब यूरोप कंट्री जैसे जर्मन इन्वॉल्व है, जर्मन कई कंपनीज चाइना के साथ इन्वॉल्व है, तो उसको भी कहा गया कि इसके प्रोडक्ट पे भी कोई प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे। तो ये एक इंटरनेशनल डायमेंशन में चीज़ें चल रही हैं, तो ये थोड़ा सा देखना चाहिए आपको। फिर जो जर्मन कंपनीज है ये इन्हें अपना बिजनेस जो है चाइना के साथ प्लस ह्यूमन राइट कंसर्न उसको देखना जरूरी है। ऐसे कई कंपनीज हैं, जैसे ये सब कंपनीज अगर आप देखोगे जर्मन कंपनीज हैं। यूएस 2021 में उइगुर फोर्स्ड लेबर प्रिवेंशन एक्ट उसने लाया है। तो जो भी इस एक्ट के माध्यम से, मतलब यूएस का ये कहना है कि यहाँ पे जो उइगुर मुस्लिम्स हैं उनके साथ बहुत अधिक ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, तो अगर कोई प्रोडक्ट उन जगह से आता है तो उस पर कई प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए जाएंगे। तो जैसे डिटेनीज हैं, रिस्ट्रिक्शंस इन्फोर्स करना, ये है। इवन यूरोपियन यूनियन भी कॉम्प्रहेंसिव लेकर आ रहा है, लॉ लेकर आ रहा है जिसमें फोर्स लेबर्स और इन सबको रोका जा सके। ऑल्दो जर्मनी की बात करें तो वहाँ पे नेशनल और ईयू सप्लाई चेन सस्टेनेबिलिटी प्रपोजल्स, तो यू इवन कंसीडर कॉम्प्रहेंसिव लेजिस्लेशन टारगेटिंग फोर्स लेबर। तो जर्मनी, देखो जर्मनी भी की अगर बात करें तो वो अपने इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहा था। यहाँ पे यूरोपियन यूनियन के अंदर भी दो भाग बट जाएंगे इसमें, कि अगर मान लो जर्मनी कहेगा कि नहीं लाना है और यूरोपियन यूनियन इस ऐसे लॉ लेकर आना पड़ेगा, तो उसे अपना जो गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स है, जैसे ये वोल्क्सवैगन कंपनी है, जर्मन कंपनी है, तो उसे भी अपना गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा। सो अभी ईयू का लेजिस्लेशन की बात करें तो यूएस ने तो फोकस किया है कि कोई भी इंपोर्ट अगर जीजियांग प्रोविंस जो कि चाइना के में लोकेटेड है, वहाँ से कोई भी चीज़ अगर इंपोर्ट होकर आती है तो उसमें बैन होना चाहिए। यूरोपियन यूनियन ने भी कॉम्प्रहेंसिव लॉ ऐसे प्रोडक्ट को टारगेट करने के लिए रखा है, लेकिन अगेन अभी कहा गया कि जो कंट्री की बात अगर किया जाए तो फोकस्ड बैन कुड बी व्यूड एज डिस्क्रिमिनेटरी मेजर्स। तो WTO नॉर्म्स कहता है कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो कि विश्व में व्यापार किस तरीके से करना चाहिए, तो उसका पूरा जो एक गाइडलाइंस है वो WTO के माध्यम से ही जो है जो उसके मेंबर्स उसको फॉलो करना पड़ता है। तो अगर इस प्रकार के लॉ बनाए जाते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर एरिया से कोई प्रोडक्ट आ रहा है और उसको आप बैन कर रहे हो, तो वो इट कैन बी कंसिडर टू बी अगेंस्ट अ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ भी इसको आपका माना जा सकता है। ऑल्दो जो लॉ है ईयू लेकर आना चाहता है वो ये कहता है कि हम लोग जो लॉ लेकर आ रहे हैं वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी संस्था है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे और स्पेशलाइज्ड एजेंसी यूनाइटेड नेशन की है, जिसका एम ये है कि किस तरीके से लेबर राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, लेबर राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, उसके लिए जो सर्टेन स्टैंडर्ड्स और वो सब मेंटेन करने की बात किया जा रहा है। तो ये थोड़ा सा इनको बैलेंस करना पड़ेगा, जैसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिसमें वो सोशल, एनवायरनमेंट, ह्यूमन राइट, ये सब चीज़ों को देखना पड़ेगा अगर यूरोपियन यूनियन इन एरियाज में लॉ लेकर आता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इंटरपोल एंड इश्यूज। ठीक है, इंटरपोल, अगेन आई एम स्टेटिंग दिस पॉइंट कि इकोनॉमी का जो लेक्चर है जो बेसिक टू एडवांस, उसका सेकंड लेक्चर 11:45 को लाइव है, प्लीज़ उसको गो थ्रू है, और क्योंकि उसमें भी आपको बढ़िया PDF है उसके मिलेगा जिसमें आप बढ़िया रिवाइज करें। लेकिन पहले आपको जब लेक्चर सीरीज़ खत्म होगी उसके बाद ही PDF मिलेगा। तो जो लोग लेक्चर सीरीज़ करेंगे तो उसके लिए मैं एक अलग से मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी बना दिया है, उसको आप लोग ज्वाइन करोगे तो वहीं पर आपको PDF भी अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो बट आप अभी सेशन को सुनना और नोट्स बना लेने हैं, जो क्लासेस लाइव आपकी चल रही हैं इकोनॉमी की। ऐसे हम लोग फिर पॉलिटी करेंगे और भी कई सारी चीज़ें जो आपको इस चैनल के अंदर अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, इंटरपोल एंड इश्यूज की बात किया जाए तो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे इंटरपोल किया जाता है, जिसमें 194 कंट्रीज़ हैं, इनका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसमें जैसे मान लो विश्व के अलग अलग जो ये आपकी पुलिस संस्थाएं हैं तो उनमें इंफॉर्मेशन की शेयरिंग करना, इंटेलिजेंस शेयर करना, ये इंटरपोल का काम होता है। ऑल्दो ये कहा गया कि इंटरपोल का मिसयूज़ हो रहा है, कई प्रकार के ऐसे नोटिस जारी किए जाते हैं जिसको मिसयूज़ जो है वो आपका हो रहा है। तो ये एक डिबेट चल रही थी, इस पर थोड़ा जो बात लिखी है उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ। इसके कई नोटिस जारी किए जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, अगर आपको ये दिख रहा हो तो यहाँ पे कई नोटिस आते हैं। जैसे एक रेड नोटिस होता है जिसमें क्या है कि लोकेशन जो अरेस्ट है वांटेड पर्सन का, है ना, वांटेड पर्सन का कहीं भी किसी भी देश में है तो उसको अरेस्ट करके और जिस देश में उसने क्राइम किया उसको देना। तो फिर एक ब्लू नोटिस होता है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना किसी भी पर्सन आइडेंटिटी का, लोकेशन या उसकी एक्टिविटी के लिए। फिर एक ग्रीन नोटिस होता है वार्निंग ऑन इंटेलिजेंस प्रोवाइड करना अबाउट पर्सन हु हैव कमिटेड क्रिमिनल ऑफेंस, और बार बार वो रिपीट कर सकता है दूसरे देशों में, तो जारी कर देना कि इसने यहाँ क्राइम किया, आपके यहाँ भी कर सकता है। फिर उसके बाद आप देखोगे येलो नोटिस होता है मिसिंग पर्सन को लोकेट करना, माइनर्स को,
और पर्सन को आइडेंटिफाई करना। फिर एक ब्लैक नोटिस होता है, जो अनआइडेंटिफाइड बॉडीज है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना। फिर उसके बाद ऑरेंज नोटिस होता है कि वार्न करना ऑफ एन इवेंट या पर्सन या ऑब्जेक्ट को या कोई प्रोसेस जो कि एक पब्लिक सेफ्टी के लिए एक बड़ा थ्रेट हो सकता है। फिर एक पर्पल नोटिस होता है, इसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना किसी ऑब्जेक्ट या डिवाइस के लिए जो कि क्रिमिनल के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है, कि कोई मेथड है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट नोटिसेस आपको याद रखना है। यूपीएससी थोड़ा सा ऐसी चीज़ों को पूछ लेते हैं, ये लोग मैच द फॉलोइंग और ऐसा कुछ करके प्रश्न आपके लिए बना सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा तैयार रहना है ऐसे। अब देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या कंटेंट दिया है। सो यहाँ जैसे हमने देखा ब्लू कॉर्नर नोटिस क्या है, तो यहाँ पे 7 टाइप ऑफ नोटिसेस है जो अभी हमने देख लिया है। रेड नोटिस, येलो नोटिस, ब्लू नोटिस, ब्लैक नोटिस, ग्रीन नोटिस, ये ऑरेंज नोटिस मैंने आपको बता दिया। तो ब्लू कॉर्नर जो नोटिस है उसे इंक्वायरी नोटिस भी कहते हैं, और ये पुलिस फोर्सेस को अलाउ करता है कि जो मेंबर स्टेट्स हैं वो क्राइम रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है मतलब उसको शेयर कर सकते हैं, पर्सन का क्रिमिनल रिकॉर्ड या लोकेशन या जो भी है तो उसको शेयर कर सकते हैं ब्लू नोटिस जिनके खिलाफ जारी किया है। रेड नोटिस और ब्लू नोटिस में डिफरेंस बताया है कि रेड कॉर्नर जो नोटिस है इशू किया जाता है मेंबर स्टेट्स के द्वारा, जिससे कि वांटेड जो क्रिमिनल्स है उसको अरेस्ट किया जा सके थ्रू एक्सट्रेडिशंस और एनी अदर सिमिलर लॉफुल एक्शन। एक्सट्रेडिशन का मतलब जैसे जहाँ आपने अरेस्ट किया, जिस देश में उसने क्राइम किया वहाँ पर उसको दोबारा से भेज देना। एंड ये जो नोटिस है ये इशू किया जाता है अगेंस्ट अ पर्सन वांटेड बाय द नेशनल जुरिडिक्शन फॉर द प्रोसिक्यूशन और सर्व सेंटेंस बेस्ड ऑन द अरेस्ट वारंट और द कोर्ट डिसीजन। कंट्री जो इशू करता है रिक्वेस्ट नीड नॉट टू बी द होम कंट्री ऑफ द फ्यूजिटिव इंटरपोल एक्ट इवन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द कंट्री वेयर द अलिज्ड क्राइम हैज़ बीन कमिटेड। तो यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है कि जैसे मान लो कोई पर्सन है एक्स कंट्री का कोई है और उसने कहीं जाके क्राइम किया है, भले वो एक्स कंट्री से बट क्राइम वाई कंट्री में किया, तो वाई कंट्री भी उसके खिलाफ जो है रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर सकता है। अब उसको अरेस्ट किया जा सकता है, जिस भी देश में होगा अरेस्ट करके उसके खिलाफ जहाँ क्राइम उसने किया, भले वो किसी देश का से रहे, तो वहाँ उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। मान लो कोई यूएस का है और उसने भारत में आके क्राइम कर दिया, तो भारत में उसके खिलाफ उसके जुरिडिक्शन के विदिन उसके केसेस और ये सब चालू हो जाएंगे। और रेड कॉर्नर नोटिस में अगर जरूरत पड़ेगी तो उसका एक्सट्रेडिशन भी किया, मतलब इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड तो एक्सट्रेडिशन भी किया जा सकता है यूएस को, या फिर जो लॉफुल एक्शन जो लॉ देश का है जहाँ पे उसने क्राइम किया उसके खिलाफ वो प्रोसीडिंग भी की जा सकती है। तो इसे हम रेड कॉर्नर नोटिस भी बोलते हैं। तो ये नोटिस आपको याद रखना। तो ब्लू कॉर्नर जो नोटिस है वो इशू किया जाता प्रायर टू द फाइलिंग ऑफ द क्रिमिनल चार्जेस। रेड कॉर्नर नोटिस जो है जनरली फॉलो द क्रिमिनल कन्विक्शन। तो मतलब मान लो कोई क्रिमिनल चार्जेस फाइल किया गया उससे पहले ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है, लेकिन अगर रेड कॉर्नर की बात करें तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है तब ये जारी किया जाता है। जो भी कंसर्न इंडिविजुअल है वो स्टॉप किया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है अगर वो किसी मेंबर देश में ट्रैवल कर रहा है। ये भी कहा गया उसका जो ब्लैंक अकाउंट है उसको भी बंद किया जा सकता है। जो इंटरपोल है cannot compel law enforcement authority in any country to arrest the subject of a red corner notice as the exercise of such power is discretionary। तो अगर मान लो इंटरपोल ने कहा, मान लो किसी ने किसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी होता है और उसने कहा भारत को कि नहीं, मान लो इंटरपोल का हिस्सा भारत में कि आपको उसको अरेस्ट ही करना है, तो ऐसा नहीं कि हमारे एनफोर्समेंट एजेंसीज लीगली बाउंड है कि जो चीज़ बोली जा रही है उनको करना ही है, ऐसा कोई लीगली बाउंड इसमें नहीं होता है। तो वो डिपेंड करता है डिस्क्रिप्शन और चीज़ों को कैसे एक्सेप्ट किया जाता है उस पर काफ़ी निर्भर आपका करता है, ठीक है। तो फैक्ट्स आपको याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं राजीना डायलॉग। ये आप देखोगे तो फ्रंट पेज पे ही आया है, और तो इसका भी 9th एडिशन आपका है, अभी चल ही रहा है, लाइक आज भी है इसमें। तो ये क्या है कि जो इंटरनेशनल बड़े बड़े इश्यूज़ होते हैं जियो पॉलिटिक्स के, जियो इकोनॉमिक्स के, उसको डिस्कस किया जाता है। अच्छा, ये जो पीडीएफ मैं आपके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, ये पीडीएफ आपको कल का भी या पुराने पीडीएफ आपको चाहिए तो saurabpande.upsc.com वेबसाइट पर जाना, आप वहाँ सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। पीडीएफ भी आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप सपोज करो कि टेलीग्राम चैनल पर नहीं हो, तो एक मैं हिंदू का भी एक सेपरेट जो लिंक है टेलीग्राम चैनल द हिंदू समरी नाम से, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पिन मिल जाएगा। वहाँ पे सिर्फ पीडीएफ आपको हिंदू का ही मिलेगा। इससे क्या होता है कि जो एक कॉमन सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल है उसमें बहुत सारा कंटेंट आता है, तो आपका कंटेंट हिंदू का मिस हो सकता है। तो मैंने एक सेपरेट जो है चैनल में आप क्रिएट करो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगा। द हिंदू समरी नाम से होगा, उसमें लोगो जो आप देख रहे हो सौरभ पांडे CSE वाला, वो मिल जाएगा। तो उस चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिससे कि हिंदू के जो भी आपके PDFs हैं और सारी एक साथ ही आपको मिल जाएगा, वहाँ पे और कोई कंटेंट आपको नहीं रहेगा। तो PDF कोई ऐसा एक्सेस बाद में भी करना चाहता तो कर लेगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल का वो ग्रुप है, तो ध्यान रखना।
तो 9th एडिशन जो रेजिना डायलॉग है विल बी हेल्ड है, तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने इनाग्रेट भी किया, और इस बार जो चीफ हमारे गेस्ट हैं वो ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर कैरियोकोस और मिट्सो ताकिस करके हैं, वो चीफ गेस्ट हैं हमारे। और ये जो रेजिना डायलॉग है इसमें 100 कंट्री से पार्टिसिपेशंस जो हैं वो आपके रहते हैं, अलग अलग उसमें पार्टिसिपेशन रहता है। इस बार की थीम है चतुरंग कन्फ्लिक्ट कॉन्टेस्ट कोऑपरेट एंड क्रिएट, तो ये बहुत सारे लेवल पे बातचीत आपकी करेगी। 3 इसमें मेजर पिलर्स हैं, टेक के कंटेक्स्ट में डिस्कशन होगा, पीस विथ प्लानट, इन्वेस्ट इनोवेट, वॉर एंड पीस, फिर मल्टीलैटरलिज्म, डीकॉलोनाइजिंग मल्टीलैटरलिज्म, और फिर उसके बाद पोस्ट 2030 एजेंडा, डिफेंडिंग डेमोक्रेसी। ऐसे ये 6 थीम्स हैं जिस पर डिस्कशंस होंगे। अब इस पर जो भी डिस्कशंस होंगे इन थीम्स पे वो आर्टिकल्स आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे। और ये इंटरनेशनल रिलेशन जो जीएस पेपर 2 है उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। जो भी डिस्कशन इनमें होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट आता है, ठीक है। मैपिंग में देख लेते हैं, फ्रंट पेज में राधा नगर बीच के ऊपर आया है, तो ये देख लो राधा नगर बीच, ये अंडमान निकोबार के यहाँ पे है, प्रेजेंट है। और कमेंट सेक्शन बताओ यहाँ पे एक चैनल प्रेजेंट है उसका नाम क्या है। बाकी सारी बीचेस आप देख लो, शिवराजपुर, घोघला बीच, पडुबिद्री बीच, कपड़ बीच, कोवलम बीच, एडन बीच, ऋषिकोंडा बीच, गोल्डन बीच, अलग अलग बीचेस हैं। तो ये मैपिंग के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं, सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी आर न्यू थीम्स इन मेंटेनिंग इंटरनेशनल रिलेशन। 15 नंबर में 250 शब्दों में लिखना है। आप अपने आंसर सेंड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, फॉर एनी क्वेरी मैसेज आप कर सकते हैं इस नंबर पे, या आप मुझे मेल कर सकते हैं saurabh.pandey45632@gmail.com। सौरभ पांडे UPSC.com पे जाओगे तो यहाँ पे कई कोर्सेस एक्टिव है। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ के 50 टेस्ट वाला कोर्स एक्टिव है, जिसमें हमारा कल 19th टेस्ट हो गया, क्योंकि अभी हर संडे, हर सैटरडे और संडे को होगा, यहाँ संडे है तो रात को 9 बजे टेस्ट होंगे, तो हमें टोटल 50 टेस्ट करने हैं। पूरा का पूरा 19 टेस्ट के जो PDF है अपलोड हो गया, आप बढ़िया रिवाइज कर लो, उसमें टेस्ट जरूर से करना है, ठीक है। तो आप कोर्स ज्वाइन करने के लिए saurabh.pandey UPSC.com पे जाओगे, वहाँ पे पॉपुलर कोर्स में आपको मिल जाएगा। और कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे रीच कर सकते हैं या फिर मुझे मेल कर सकते हैं। ये करंट अफेयर का कोर्स है, बहुत अल्टीमेट और इंपॉर्टेंट कोर्स है, उसमें मैं PDF प्रॉपर आपको दे रहा हूँ, और 2 साल का कंटेंट हमारा कवर हो रहा है बढ़िया तरीके से। तो ऑलरेडी 7-8 क्लासेस होगी, तो आप पहले अगर आप बाद में भी ज्वाइन करते हैं तो क्लासेस आप देख सकते हैं। और क्लासेस लाइव हो रही हैं अभी, तो कोशिश करें कि क्लासेस रेगुलर बेसिस में इस कोर्स की करें, इसको मिस नहीं करना है। कल मैंने लगभग 100 प्रीलिम्स पॉइंटर्स के टॉपिक्स आपको दे दिए हैं, तो हमारे 250 के आसपास टॉपिक्स ऑलरेडी हो चुके हैं विदिन 7 to 8 डेज। तो ये कवरेज बहुत हाई लेवल का रहेगा, बाद में मिस करोगे तो इतना सब कवरेज बहुत मुश्किल हो जाएगा। सब्जेक्ट वाइज चीज़ें कवर हो रही हैं तो वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये कोर्स उन लोगों को सिर्फ ज्वाइन करना जो 2024 की तैयारी कर रहे हैं, और ये कोर्स का प्राइस भी 1800 के आसपास है, ठीक है। अगर आप 60-70 लेक्चर डिवाइड करोगे 20-30 रुपये कोर्स का आता है। तो इसमें आप लोग, कई लोग कहेंगे अरे सर ये इतना है ना, तो आप ये सोचो कि अगर आप अच्छा कंटेंट कवर नहीं करोगे तो हाउ यू आर गोइंग टू प्रीलिम्स में अच्छा कर सकते। हाँ, जो लोग अच्छे हैं, जो लोग मान लो उनको लगता है कि उन्होंने उस कंटेंट को कवर कर लिया है, या आप मेरे सेशंस को फॉलो कर रहे हैं तो आपको लगता है कि वो कंटेंट कवर्ड है, तब अलग बात है। बट मैं आपको बता दूं, हर एक न्यूज़पेपर, PIB, डाउन टू अर्थ, द हिंदू से रिलेटेड जो भी 2 साल के कंटेंट का निचोड़ है प्रीलिम्स से रिलेटेड, हर चीज़ इस कोर्स में कवर्ड हो रहा है। अगर आपको लगता है आपने ये सब कुछ कर रखा है, और मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, कोई भी कंपाइलेशन आएगा और अपने कंटेंट को कर लेना, हमारा जो कंटेंट होगा उसका 20 से 30% भी कवर्ड उसमें नहीं होगा, ये मैं आपको कह सकता हूँ, ठीक है। तो बाकी आप लोग आप डिसाइड कर सकते हैं। ज्वाइन कैसे करना है कि आप saurabh.pandey UPSC.com पे जाओ, यहाँ पे ये देखोगे पॉपुलर कोर्सेस हैं, टेस्ट सीरीज वाला है, करंट अफेयर का कोर्स है, यहाँ पे ये बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, तो आप क्लिक करोगे, नंबर डालोगे और ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो ये आपको बस करना है इतना, ठीक है, आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे 30% ऑफर भी है, एक्टिव है अभी, ये भी खत्म होने वाला है जल्द से, तो आप लोग ज्वाइन कर लेना। अगेन कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे और इस पे मेल आप मुझे कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। अभी इकोनॉमी की लेक्चर हमारे होंगे तो उस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।